हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का चैप्टर द सेकंड अर्बनाइजेशन। कौन सा पढ़ेंगे? द सेकंड अर्बनाइजेशन। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो चलिए हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। द सेकंड अर्बनाइजेशन। अर्बन माने क्या होता है? देखो, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। रूरल माने होता है गांव और अर्बन मतलब होता है शहर। जब शहरों का विकास होता है तो अर्बनाइजेशन कहा जाता है और गांवों का विकास होता है तो रूरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब इशू इवेंट मेंशन इन लिटरेरी वर्क ऑफ द टाइम। तो आपको वर्णन करना है, मतलब आपको समझाना है इश्यूज। इश्यूज मतलब कोई समस्याएं जो होती हैं, इवेंट्स यानी घटनाएं मेंशन करना है इन लिटरेरी वर्क ऑफ द टाइम, समय के बारे में। लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क मतलब आपको किताब में लिखना है, जैसे इतिहासकार लिखते हैं ना, प्लानिंग करके दिमाग में ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? किताब में लिखना है। लोकेट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स, और आपको जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स है ना, उनके बारे में भी क्या करना पड़ेगा? लोकेट करना पड़ेगा मैप वगैरह के अंदर। प्लेस ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया के मैप में। ठीक है, मतलब कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। इफ़ यू रीड द स्टोरी ऑफ जातक टेल्स, जातक कथाएं अगर आपने सुनी हो तो यू विल कम क्रॉस रिच मार्चेंट, तो आपने एक धनी व्यापारी के बारे में सुना होगा, वेल डेवलप्ड टाउन के बारे में सुना होगा, और फ्लोरिशिंग ट्रेड यानी फलते फूलते बिजनेस के बारे में सुना होगा। ऑल दीज फीचर्स इंडिकेट देयर आर ए चेंज फॉर विलेजेस लाइफ टू सिटी लाइफ। और ये सारे बदलाव कब हुए? जब गांव से और वो शहर बन गया, यानी चीज़ें जब बदलने लग गई। कैसे? गांव के मतलब जैसे गांव है, जब गांव का विकास होने लग जाता है तो वो शहरों में बदल जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? केज स्मॉल विलेज टू डेवलप इनटू प्रोस्पर टाउन्स, कि भाई जो छोटे छोटे गांव हैं वो डेवलप हो गए किसमें? प्रोस्परस टाउन्स में। प्रोस्परस टाउन्स मतलब समृद्ध शहरों में, समृद्ध कस्बों में। ठीक है, देखो तीन होते हैं, एक विलेज होता है, एक क्या होता है? विलेज, फिर एक होता है टाउन, और फिर एक होता है सिटी। ठीक है, तो विलेज क्या होता है? गांव, फिर गांव के बाद आता है टाउन। टाउन क्या होता है? जिसमें आधा गांव जैसा भी लगता है और आधा शहर जैसा भी लगता है। फिर टाउन के बाद आता है सिटी, जिसमें बस दुकानें ही दुकानें होती हैं, तो आपको पता चल जाता है ये शहर है। और टाउन में क्या है? लोग भी रहते होंगे और मतलब शहर भी होगा और थोड़ा थोड़ा गांव जैसा भी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या बोल रहा है? वी हैव रीड अर्लियर अबाउट ग्रोथ ऑफ द महाजनपदास। महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, 16 महाजनपद थे अलग अलग, उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर घनसंगा इज द लेटर वैदिक पीरियड। बोल रहा है जो घनसंगा था उसके लेटर यानी बाद के समय में, वैदिक जो काल था हमारा उसके बाद के वैदिक काल में यानी लास्ट में। हाउएवर फिर भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन डू नॉट रिवील। अब देखो आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं, वो डिपार्टमेंट का नाम होता है आर्कियोलॉजिकल। और एक्सक्यूवेशन का क्या मतलब होता है? जो खुदाई करने के बाद कुछ उन्हें मिलता है वो। तो बोल रहे फिर भी आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन डू नॉट रिवेल एनी सब्सटेंस एविडेंस ऑफ टाउन एंड सिटीज अंटिल द मौर्य पीरियड। अब ये ऐसा मानते हैं कि भाई जो आर्कियोलॉजिकल है ना, उनको कोई भी चीज़ें नहीं मिली। मौर्य, जो मौर्यों का काल था ना, मौर्यों का काल था 300 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो 300 ईस्वी पूर्व से पहले का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अगर मिला भी हो तो वो उसको कंपेयर करके बता नहीं सकते कि भाई ये पहले का है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्ट का मानना है कि भाई 300 साल से पहले हमें कोई पुरानी चीज़ें मिली नहीं है, तो पता नहीं वो सभ्यताएं थी या नहीं थी, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैनी सिटीज़ एंड टाउन अमर्ज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बोल रहे उस समय में काफ़ी गाँव और काफ़ी शहर बन रहे थे। द चेंज फ्रॉम विलेजेस और रूरल लाइफ टू सिटी और अर्बन लाइफ इज कॉल्ड द अर्बनाइजेशन। अब बोल रहे हैं जो बदलाव, ठीक है, बदलाव किस चीज़ में? गांव से, रूरल लाइफ से टू सिटी यानी शहरों में, और अर्बन लाइफ में, एंड इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। यानी गांव से जब कोई चीज़ शहर बनने लग जाती है तो उसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है। द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज इन द मोस्ट मौर्य फेसिस। तो बोल रहे जो ये अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था ना, किससे पहले का? ये मौर्यों से पहले का। ठीक है, तो हिस्टोरियंस, या हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो इतिहास लिखते हैं। हिस्टोरियंस रेफर टू द फेज एज द सेकंड अर्बनाइजेशन। उस समय को इतिहासकार क्या कह रहे हैं?
अर्बनाइजेशन, किस समय को, मौर्यों से पहले फेज को, बिकॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो पहला जो अर्बनाइजेशन है ना, पहला शहरीकरण, वो किसको मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको वो मानते हैं पहला अर्बनाइजेशन, और दूसरा अर्बनाइजेशन मानते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम में। फीचर्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन, अब जो दूसरा अर्बनाइजेशन हुआ था उसके फीचर्स, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स थे, पाली एंड संस्कृति टेक्स्ट मेंशन द ग्रोथ ऑफ मैनी टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में बोल रहे हैं पाली और संस्कृत भाषा क्या हो गई थी, अच्छी चल रही थी, और उसमें टेक्स्ट लिखे जाते थे। टेक्स्ट कैसे, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये एक पैराग्राफ है तो ये टेक्स्ट हो गया, तो इस तरह के टेक्स्ट आपको मिलते थे। मेंशन द ग्रोथ ऑफ मैनी टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में। सम ऑफ दीज वर पाटलिपुत्र, राजगिरा, वैशाली, चंपा, बेनारस, मथुरा, कौसंबी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और अयोध्या। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड। बोला चलो हम पढ़ते हैं कुछ मेन फीचर, ठीक है, किसके, इस समय के। यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। अब क्या बोल रहा है, आयरन टूल्स का यूज हुआ था और उनका इम्प्लीमेंट होता था। इम्प्लीमेंट मतलब उनको सुधारा जाता था। जैसे अभी मान लो आप कोई चीज लिया है, पहले हम लिखते कैसे थे, पहले हम लिखते थे, तख्ती आती थी, एक लकड़ी का टुकड़ा आता था, उस पर एक मिट्टी आती थी, चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी आप बोल सकते हो, वो लगा करके और उसको साफ करके उस पर लिखा जाता था। फिर उसके बाद सलेट आ गई, सलेट और एक वाइट कलर की बत्ती आती थी, मतलब चूना पाउडर का पत्थर सा आता था, उससे लिखते थे। अब उसके बाद फिर कॉपी पेन। तो ये एक तरह का इम्प्लीमेंट हो रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं समय के हिसाब से। तो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता था आयरन के टूल्स में। पहले मान लो भारी आयरन टूल हो, फिर हल्के बना दिए हों जो ज़्यादा सूटेबल हो और ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, तो इस तरह के इम्प्लीमेंट होते थे। तो पढ़ते हैं, आयरन टूल एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली। तो बोल रहे लोहे के टूल और उनके इम्प्लीमेंट यानी उनकी सहायक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी। दिस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और बोल रहे हैं इससे क्या होता था, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी। खेती बाड़ी ज़्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि भाई जो पहले वो चीज़ें उगाते थे, मान लो वो धान उगाते थे, मतलब गेहूँ उगाते थे या चावल उगाते थे या कोई भी फसल उगाते थे, वो अब और ज़्यादा उगा सकते थे वो। ठीक है, तो द आयरन प्लग एंड आयरन एक्स हेल्प इन क्लियरिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड विच वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। और वो क्या करते थे, बड़े बड़े जंगलों को काट देते थे और वहाँ से रास्ते बनाते थे और क्या करते थे, उसको खेती के लिए यूज़ करते थे उस जगह को। दिस लीड टू एन एग्रीकल्चर सरप्लस। इसकी सहायता से क्या होता था, एग्रीकल्चर में अच्छा खासा मुनाफा होता था। तो फिर आगे बोल रहा है, ये एक थिंकिंग हैट है, मतलब कोई आपको कंडीशन दी हुई है, उसके बारे में आप सोचो। वी यूज़ ए लॉट ऑफ आयरन एंड स्टील इन अवर डेली लाइफ। हम हमारे डेली के जीवन में क्या क्या यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे स्टील के और लोहे के बर्तनों को यूज़ करते हैं। हाउ डू यू थिंक द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन हैज़ हेल्प अस। आपको क्या लगता है कि भाई हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या ये हमारी सहायता करेंगे, और किस तरह से करेंगे। हाउ डिफरेंट वुड आवर लाइफ बी इफ़ वी हैड नॉट मास्टर्ड द यूज़ ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। बोल रहे हैं अगर हमारे पास लोहे की चीज़ें होती ही नहीं तो हमारा जीवन कैसा होता। तो बड़ी ही पेचीदा चीज़ें हैं। अगर लोहा नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती, अभी भी हम यूज़ कर रहे होंगे तो हमारे हाथ में ही बहुत सारी चीज़ें होंगी आसपास। ठीक है, अब बोल रहा है उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब खेती बाड़ी का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन मतलब मैंने अभी बताया आपको, जैसे गेहूं बो रहे हैं तो पहले हुई 5 बोरी, फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 7 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 16 कर दिया। तो मतलब ये कैसे बढ़ी, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कि किसी चीज़ को पैदा करना, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हुआ। अब बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। खेती बाड़ी जो है मुख्य काम था ऑफ द पीपल, लोगों का, इन द विलेजेस, गाँव में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैड इंक्रीज कंसिडरेबली विद द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। ठीक है, बोल रहे हैं खेती बाड़ी जो है वो मतलब अगर समझी जाए तो उस टाइम पे लोहे के हल यूज किए जाने लग गए थे। ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वर प्रोडक्शन यूजिंग न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। और नए नए खेती बाड़ी के तरीकों के साथ साथ और क्या करने लग गए थे, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस यूजिंग न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। बोल रहा है अलग अलग फसलों को नए नए तरीकों से बोया जाने लग गया था। द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग और स्मॉल प्लांट्स रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।
और बोल रहा है मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग का जो मेथड है, या सीडलिंग का क्या मतलब हो गया, मतलब बीज जो उग रहे हैं। और स्मॉल प्लांट्स रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इनसे क्या होता था, छोटे पेड़ों पे ही ज़्यादा फसलें ले ली जाती थी, ज़्यादा बड़े नहीं होने दिए जाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि आज आप खेती बाड़ी में देखोगे तो काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, एक पेड़ के ऊपर कलम करके दूसरा पेड़ लगा दिया और उस पर काफ़ी तरह के फल मतलब लग रहे हैं। ऐसी चीज़ों को बदल बदल के यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो उससे काफ़ी नई तरह की चीज़ें भी मिल रही थी और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। बाई दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार फार्मर्स राइज्ड स्मॉल सैपलिंग्स एंड केयरफुली ट्रांसप्लांटेड देम इन बिगर फील्ड्स। तो फिर इस मेथड से क्या करते थे, किसान एक जगह पे छोटे पौधे लगाते थे और फिर उनको, जैसे नर्सरी में किया जाता है ना, एक जगह पे पौधे इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर उन पौधों को क्या किया जाता है, बड़े खेतों में लगा दिया जाता है। मेथड ऑफ इरीगेशन, फिर बोल रहा है इरीगेशन का जो मेथड होता है, इरीगेशन क्या होता है, पानी देना खेतों में। इरीगेशन हैड आल्सो इम्प्रूव्ड एज कैनाल, वेल, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक वर यूज्ड टू इरीगेट द फार्म्स। और ये सारे काम किए जाते थे पानी देने के लिए। क्या किए जाते थे, कैनाल बना रखी थी, कुएं बना रखे थे, टैंक बना रखे थे, और आर्टिफिशियल लेक मतलब झील बना रखी थी अपने आप ही खोद के, ठीक है। और ये यूज़ किए जाते थे किसके लिए, इरीगेट टू फार्म, खेतों को पानी देने के लिए। फिर बोल रहे हैं ट्रेड एंड क्राफ्ट गाइडलाइंस, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, खेती बाड़ी और उसका प्रोडक्शन, मतलब खेती बाड़ी कैसे ज़्यादा बढ़ाई जाए। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है या टॉपिक आता है वो है हमारा ट्रेड एंड क्राफ्ट गाइड। तो ट्रेड तो क्या होता है, बिजनेस, और क्राफ्ट गाइड क्या होता है, कोई चीज़ बनाना। गाइड नहीं, गिल्ड्स लिखा हुआ है, क्राफ्ट गिल्ड्स। तो इसके अंदर क्या बोला, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रेड क्लासेस ग्रो एंड प्रोस्पर्स, ठीक है। बोल रहा है इस समय में जो बिजनेस था, ट्रेडिंग व्यापार था, उनकी क्लासेस ग्रो कर रही थी और प्रोस्पर्ड मतलब अच्छे समृद्ध बनती जा रही थी। कहना का मतलब क्या है, जो बिजनेस कर रहा था वो अच्छे पैसे वाले होते जा रहे थे। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड से संबंध रखते थे और क्राफ्ट से, वर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड्स एंड शेरिन्स, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड्स और शेरिन्स को। एंड फार्म्ड देयर ओन रूल्स, और वो क्या करते थे, अपने खुद के रूल बनाते थे। समझ गए, यानी जो बिजनेस करते थे या क्राफ्ट का काम करते थे वो अपने खुद के रूल बनाते थे और अपने शेरिंग्स को क्या करते थे, रखते थे। द गिल्ड्स वर ऑफ टू टाइप्स। अब ये गिल्ड्स होता क्या था भाई, ये बोल रहा है दो तरह के होते थे, एक तो मार्चेंट्स गिल्ड्स और दूसरा क्राफ्ट गिल्ड्स, ठीक है। मतलब एक तो व्यापारियों के गिल्ड्स होते थे और दूसरे क्राफ्ट के गिल्ड्स। द मार्चेंट गिल्ड्स वर गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स और मार्चेंट्स। तो ये तो क्या होते थे, या तो बिजनेसमैन होते थे या व्यापारी होते थे। द क्राफ्ट गिल्ड्स वर गिल्ड्स ऑफ वेवर्स, गोल्ड स्मिथ। और जो क्राफ्ट गिल्ड्स होते थे वो किसका ध्यान रखते थे, वेवर्स बुनकरों का, सुनार का, ठीक है। कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करता है, लेदर वर्क यानी जो चमड़े का काम करता है, इवोरी वर्क मतलब आइवरी वर्क लोहे वगैरह का काम करता है। बोथ द मार्चेंट्स एंड क्राफ्ट पीपल्स लिव्ड इन अ फिक्स एरिया ऑफ द टाउन। और ये किसी शहर के एक फिक्स एरिया में रहते थे। द गिल्ड हेल्प देयर मेंबर्स इन सेवरल वेज। और ये अपने आदमियों की काफ़ी तरीके से सहायता करते थे। दे प्रोवाइडेड टेक्निकल ट्रेनिंग, ये उन्हें क्या करते थे, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। फिर ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड एक्टिविटी, बिजनेस के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते थे। हेल्प इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, जिसमें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। हेल्प इन सेलिंग गुड्स, और सामान बेचने में सहायता कराते थे। एंड आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच पीपल कुड डिपॉजिट देयर मनी, जहाँ पे पैसे वाले आदमी अपने क्या कर सकते थे, पैसे जमा करते थे। दे गिल्ड्स आल्सो प्रोवाइडेड लोन टू इट्स मेंबर फॉर देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। और ये क्या करते थे भाई, उन्हें पैसा दिलवाते थे जो आदमी बिजनेस करना चाहता है, अपने जो साथ जुड़े हुए हैं मेंबर उनको। तो फिर उसके बाद आता है द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मैनी स्तूपाज। काफ़ी जो स्तूपाज थे उनमें काफ़ी इंस्क्रिप्शन मिली। इंस्क्रिप्शन होती है जिन पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो मतलब कोई इस तरह की चीज़ है जिस पे लिख दिया और वो ख़राब नहीं हुई हो, काफ़ी सालों तक चलती रही हो, जैसे आपने अशोक के स्तंभ देखे हो। तो बोल रहे हैं काफ़ी जो स्तूपा है ना, उनमें काफ़ी क्या मिली है, इंस्क्रिप्शन मिली है। स्तूपा बनवाए जाते थे बौद्ध धर्म के आदमियों के लिए, तो स्तूपाज में काफ़ी इंस्क्रिप्शन थे। एंड संगाज रेफर टू डोनेशन एंड गिफ्ट मेड बाय मार्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। ये अपने मंदिर वगैरह बनाने के लिए और मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। इंफॉर्मेशन अबाउट क्राफ्ट पीपल एंड गिल्ड इज आल्सो अवेलेबल इन अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड कौटिल्यज अर्थशास्त्र।
अब बोल रहे हैं जो हाथ का काम करने वाले थे, कोई भी चीज़ बनाते थे, जैसे लोहे की बना दी या लकड़ी की बना दी, ये सारे काम करने वालों का जो भी नॉलेज थी, या मान लो उनका जो विवरण था कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती थी? बौद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध धर्म की जो किताबें थी उसके अंदर। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उनके अर्थशास्त्र में भी ये चीज़ें मिलती थी। देयर आर रेफरेंस टू स्पेशलाइज्ड ग्रुप लिविंग टुगेदर इन सर्टेन विलेजेस, जो कि क्या होते थे, मतलब स्पेशल होते थे और किसी पर्टिकुलर काम को करने में बहुत ही जबरदस्त होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द जातकाज मेंशन ए बॉर्डर विलेज इन काशी, बोल रहे जो जातका होते थे वो जैसे बॉर्डर के गांव में रहते थे, जैसे काशी। फिर बोल रहा है काशी, ए नंबर ऑफ कारपेंटर लिव्ड एंड मार्चेंट रेगुलरली विजिट फ्रॉम विलेजेस फॉर ट्रेड, और बोल रहे व्यापारी है जो वो गांव से क्या है शहरों में लगातार यात्राएं करते रहते थे। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन बिजनेस बढ़ाना, कहाँ पे? इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और बाहरी जो है व्यापार, उसके बारे में। विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, बोल रहा है जो शहरों का ग्रोथ हो रही थी, एंड सिटीज, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लोरिश, आंतरिक और बाहरी जो व्यापार था वो बढ़ रहा था। मारीटाइम ट्रेड आल्सो फ्लोरिश्ड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, और मारीटाइम का जो बिजनेस था वो भी क्या हो रहा था, फल फूल रहा था, कहाँ पे? भारत और दूसरे शहरों के बीच में। द पेरिप्लस ऑफ द एरीथेर्मासीज रिटन बाई ए ग्रीक सेलर, अब कोई किताब है पेरिप्लस और अर्थनसी, ये किसके है? एक कोई ग्रीस देश का कोई सैलानी था। सैलानी होता है जो समुद्रों में से, समुद्रों के रास्ते से घूम घाम के आता है और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करके लिखता है अपनी किताबों में। तो उसने किताबों में लिखा था या उसमें मिला था, कंटेन एन अकाउंट ऑफ पोर्ट्स विजिटेड बाय हिम इन इंडिया, जो ऐसे पोर्ट थे जो इंडिया में थे, उनमें वो घूम के गया। द टू मेन पोर्ट रेफर्ड टू बाई हिम एज, उसमें जो दो मेन पोर्ट थे ना वो उनके बारे में बता रहा है, एक तो भड़ूच और एक ब्रयावेज, आर रेफर टू बाई ग्रीक्स ऑन द गुजरात कोस्ट एंड तमुल्क इन द ईस्ट। तो वो दो पे घूमा, एक तो भड़ूच जो कि गुजरात में, और एक तमलुक जो ईस्ट में। भरूच वॉज कनेक्टेड टू उज्जैन, और भरूच जो है वो उज्जैन से कनेक्ट था, मथुरा से था, एंड द प्लेन ऑफ गंगा, और गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। द पेरिप्लस tell us that the imports in the north including brocades, coral, frankincense, glass vessels, money and some wine, इन सारी चीज़ों का क्या होता था? बिजनेस होता था। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग स्पाइसेस यानी मसालों का, प्रीसियस स्टोन लाइक टोरक्यूज, लेपिस, लूजलीज एंड सैरनेलिन, ये सारी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते थे, विदेशों को बेचते थे। चाइनीज सिल्क एंड याम, और चाइनीज सिल्क और याम भी हम बेचते थे। द जातकाज, फिर बोल रहा है जो जातक की कहानियाँ हैं, जातकाज एंड बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन टेल अस फॉर सेवरल स्टोरी, ये हमें काफ़ी स्टोरीज बताते हैं इन्वॉल्विंग मार्चेंट, जिसके अंदर व्यापारी भी जुड़े होते हैं, ट्रेडर्स हु ट्रेवल्ड बाई सी, जो समुद्र के रास्ते से क्या करते थे? यात्राएं करते थे। मतलब उस टाइम की बता रखी है भाई, उस टाइम के जो व्यापारी थे ना, वो समुद्र के रास्ते कहाँ कहाँ पे घूमते थे, उनके बारे में सारी चीज़ें बता रखी है। बोल रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पेरिप्लस। अब ये पेरिप्लस क्या है? पेरिप्लस जो एक ग्रीक राइटर की एक किताब है, ठीक है, और उसके अंदर से ये एक पैराग्राफ उठा रखा है। बोल रहा है आप इसको पढ़ो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेरिप्लस, और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाट आर सम ऑफ द कमोडिटीज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, बोल रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इंडिया बाहर के देशों से खरीदता था। और व्हाट आर द आइटम दैट किंग प्रेफर्स, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्हें राजा क्या करता था? प्रेफरेंस देता था। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता देता था, भाई हाँ पहले इनका बिजनेस किया जाएगा, फिर इसके बाद और कुछ देखेंगे, ठीक है। तो फिर यूज़ ऑफ कॉइन और मेटल मनी। अब यूज़ ऑफ कॉइन, सिक्कों का यूज़, और मेटल मनी, मेटल मनी का मतलब हो गया कॉइन्स तो आप समझ गए होंगे, सिक्के जो आज भी हम यूज़ करते हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के। और मेटल मनी मतलब कोई धातु की चीज़ पे कोई चीज़ बना दी जाती थी, मतलब किसी चीज़ से गर्म करके और उस पर निशान लगवा दिए जाते थे, जिसे मेटल मनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेटल मनी। अब देखो इन द मौर्य पीरियड, मौर्यों के समय में सिल्वर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स और मेटल मनीज, ठीक है, सिल्वर के जो सिक्के होते थे चांदी के, उनके ऊपर मोहर मार रखी होती थी, पंच मार्क कॉइन्स और
मेटल मनी, या फिर कोई धातु के पैसे होते थे। वर इन यूज अलोंग विद द कॉपर कॉइन्स, कॉपर के भी सिक्के यूज किए जाते थे। दीज कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग। इन्हें पंच मार्क सिक्के कहा जाता था, 5 मुद्रा या 5 मार्क सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थी। मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्निक थी वो इस तरह की थी। क्या थी? द कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल एंड वेयर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड समटाइम्स राउंड इन द शेप। जो रेक्टेंगुलर तो मतलब या तो ऐसे होते थे और या फिर गोल होते थे, ठीक है, और या फिर थोड़े लंबे होते थे, इस तरह के सिक्के होते थे। दीज कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट हैड सिंबल्स ईच ऑफ विच वर स्टैम्प्ड ऑन द कॉइन्स विद पंचेस और डाइज। अब पंच और डाइज है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी है, कोई मान लो बोतलों के ढक्कन बनाने वाली डाई देखी हो आपने, या कोई भी डाई होती है जो किसी चीज़ों को बनाती है। डाई दो तरह की होती है, एक तो सर में की जाती है और एक लोहे की चीज़ों के ऊपर कोई निशान बनाया जाता है, उसको भी डाई कहा जाता है। तो ऐसे सिक्के जो हैं वो उनको डाई कहा जाता है। द मोटिव, अब मोटिव क्या होता है? ऑन दीज कॉइन्स वर मोस्टली रिलेटेड टू नेचर लाइक द सन, एनिमल मोटिव्स, ट्रीज, हिल्स एट्सेट्रा। सम कॉइन आल्सो हैड जियोमेट्रिकल सिंबल्स। काफ़ी सिक्कों में क्या होता था? जियोमेट्रिकल सिंबल्स होता था। इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, और जो मौर्यों का समय था, ठीक है, वो लगभग कब था? 300 ईस्वी पूर्व। तो बोल रहे हैं उसके पहले का, पोस्ट माने बाद का, जो मौर्यों के बाद का समय था। सेवरल टाइप ऑफ कॉइन्स वर फाउंड इन द नॉर्थ, नॉर्थ में यानी उत्तर में काफ़ी सारे सिक्के मिले थे। द नॉर्थ वेस्ट एंड द लोअर गंगेटिक वैली। तो बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में और नदी यानी गंगा नदी के आसपास। ट्रेडर्स एंड मार्चेंट यूज कॉइन टू पे टैक्सेस टू द किंग। और जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे? पे टैक्स करते थे, किसको? राजा को। इंस्क्रिप्शन वर इंट्रोड्यूस, और इंस्क्रिप्शंस जो थी, मतलब जो लिखी हुई चीज़ें मिली थी, वो बताती हैं ऑन कॉइन्स, सिक्कों पे, एंड द टेक्निक्स ऑफ माइंटिंग कॉइन्स इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। और सिक्कों को जो बनाने की टेक्निक थी उसको लगातार क्या किया जा रहा था? इम्प्रूव किया जा रहा था, मतलब उसको सुधारा जा रहा था। द यूज़ ऑफ कॉइन आल्सो फैसिलिटेट ट्रेड्स, और जो सिक्कों का यूज़ था उसकी फैसिलिटी व्यापार के लिए अच्छी थी। सेवरल थाउजेंड ऑफ माउल्ड्स ऑफ फॉर द कास्टिंग ऑफ कॉपर कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड सांची। तक्षशिला और सांची में बोल रहे हैं काफ़ी हजारों सिक्के मिले हैं। ऑल दीज इंडिकेट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल मनी, और इन इंस्क्रिप्शंस में ज़्यादातर मेटल मनी का ही यूज़ लिख रखा है, मतलब सिक्के बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ तक हमारा हो गया एक वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो का कंप्लीट कर देंगे, यहाँ तक हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी ऑफ अर्बन सेंटर। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा करें। थैंक यू फ्रेंड्स।